अगर कैराना में बात करें इधर से इकरा और आप नवाजिश, बेहतर कैंडिडेट आप किसको मानते हैं, खुद को या इकरा को? मैं तो अपने आप को ही कहूँगा। मैं क्यों नहीं, मैं अपने आप को कहूँगा, मैं बेहतर हूँ। इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ से कुछ दूर चलते ही वीरेंद्र सिंह जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, पूर्व में मंत्री रहे, और उनके बेटे भी अब दावेदारी कर रहे हैं, मनीष चौहान। तो अगर आपको टिकट हो जाता है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, तो कैसा देखते हैं चुनाव कैसा होगा यहाँ पर, किस तरह से कैराना का चुनाव रहने? और गठबंधन से हैं, हालांकि और भी कई नेता हैं जो गठबंधन के हैं, लेकिन एक जो प्रोएक्टिव नज़र आती हैं वो इकरा हसन नज़र आती हैं यहाँ पे। तो उस तालमेल को कैसे देखेंगे? ये चीज़ जो बात होगी, समाजवादी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस, ये सारी बातें हमारे जो बड़े नेता हैं उनको तय करनी है और उन्हीं को इस बारे में आगे बात करनी है, आगे कहना है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। लगातार हम आपको लोकसभा चुनाव के लिए गांव-गांव जाकर रिपोर्ट दिखाते हैं। गांव में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और लोगों का जो भी कहना होता है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और गांव के लोगों की, किसानों की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचे, वो काम हमारा चैनल लगातार करता आ रहा है। ये कैराना लोकसभा है और शामली विधानसभा का ये गांव है, और ये गांव है लिलोन गांव। जाट बाहुल्य गांव है और लोकदल का यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा रहता है। ये वो गांव है जहाँ पर एक गेट पर लिख भी दिया गया था, कुछ ऐसा लिखा गया था यहाँ पर बीजेपी, हाँ बीजेपी वालों का आना, बीजेपी वालों का इस गांव में आना मना है। चलिए, एक ही वायरल हुआ था, हमने वही देखा था, लिखा 20 पे गया होगा। तो यहाँ पर ऐसा लिख दिया गया था। और मेरे साथ जो आज इंटरव्यू के लिए शख्स बैठे हैं, ये नवाजिश जी हैं, आमिर आलम जी के बेटे हैं, बुढ़ाना से विधायक रहे हैं। नवाजिश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 न्यूज़। रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और आपने आज यहाँ आके, मैं लिलोन में मैं आया हुआ था और यहाँ अपने लोगों के बीच में बैठा हूँ। और ये लोग जिनके बीच में मैं बैठा हूँ, कोई मेरे बड़े हैं, कोई मेरे हम उम्र साथी हैं, और इन लोगों से जुड़ाव मेरा आज से नहीं है, सन 1999 से है। और उन लोगों के बीच में आके, अपने पुराने लोगों के बीच में आके अच्छा लगता है। अच्छा नवाजिश जी, मैं काफ़ी समय से आपसे बातचीत कर रहा था कि एक इंटरव्यू कर लिया जाए। आज ये गांव ही क्यों चुना आपने, कि इंटरव्यू घर पे हो सकता था या फिर कहीं किसी ऑफिस में? ये गांव चुनने के पीछे कहानी क्या है? देखिए, ये जो शामली ज़िले के नाम से एक ज़िला बना सन 2011 में, और शामली में हेडक्वार्टर है जहाँ पर ज़िले के तमाम जो बड़े अधिकारी बैठते हैं वो हेडक्वार्टर पर बैठते हैं। मेरा अपना कस्बा ज़िला शामली का गढ़ी पुख्ता है, जो थाना भवन विधानसभा का हिस्सा है। मैं वहाँ भी आपको इंटरव्यू दे सकता था, लेकिन यहाँ ये गांव लिलोन एक तो शामली के नज़दीक है, और नज़दीक होने के साथ साथ ये हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ है। और ये लिलोन गांव ऐसा गांव है जनपद शामली का और मुजफ्फरनगर का, जो जब चौधरी चरण सिंह जी जिंदा थे और वो यहाँ घूमते थे, इलाके में आते थे, तो लिलोन गांव ने ये साबित किया है हमेशा कि ये पूरा का पूरा गांव लोकदली है। तो लोकदल पार्टी, जिस पार्टी का मैं सदस्य हूँ, जो हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं, उनकी पार्टी में मैं सेवा कर रहा हूँ, उनका एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ। तो इस गांव को मैंने चुना कि जो शुरू से लेकर आज तक लोकदली रहा, तो इस गांव में क्यों ना बैठा जाए। चलिए, देखिए कितनी बड़ी साजिश होती है नेताओं की, एक इंटरव्यू के पीछे भी गांव भी वही चुना जो लोकदली है। नवाजिश जी, आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं कैराना से, और आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है। और मज़े की बात यह है कि शामली में भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं है, और लोकदल की वजह से, जितना मैंने भी विधानसभा चुनाव किए हैं, कवर किया था, लोकदल की वजह से संभव भी यहाँ पर हो पाया, क्योंकि जो लोकदल का कार्यकर्ता है, वोटर है, उसने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। लोकदल का कार्यकर्ता ऐसा रहता है जो हमेशा रेडी रहता है, वो कभी जाता नहीं इधर उधर।
अब आप क्या देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में, कैसे चीज़ों को देख रहे हैं और क्या रूपरेखा आप तैयार कर रहे हैं कि ये चुनाव आप लोकसभा का पार्टी को भरोसा दिला पाएं कि वो आपको चुन ले टिकट के लिए? सबसे पहले तो यही मैं आपको। देखिए, जैसे भी आपने जिक्र किया रोहित जी, यहाँ जब 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, उस टाइम सिर्फ एक ही एमएलए था यहाँ, क्या नाम, विपक्ष का। 2 एमएलए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के थे, 3 में से। जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें तीनों विधायक हमारे गठबंधन के बने। मैं बात करूं अगर 2017 से तक की, तो हमारा एक ही विधायक था। हमारी पार्टी में एक विधायक था, वो भी चले गए थे। आज की तारीख में हमारे 9 विधायक राष्ट्रीय लोकदल के हैं और हमारी पार्टी को मजबूती जनता के द्वारा मिली है। रही बात लोकसभा की, मैं क्षेत्रीय विधायक रहा हूँ बुढ़ाना विधानसभा से, जो मुजफ्फरनगर पार्लियामेंट का हिस्सा है। और राजनीति हमारे घर में जो शुरू हुई वो सन 1984 से हुई। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने श्री अमीर आलम खां पूर्व सांसद, जो मेरे पिता हैं, उन्हें थाना भवन से टिकट दिया था। तो घर में जब राजनीतिक शुरुआत हुई तो 40 साल के इस राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक जो सफ़र रहा, मैं 98 में मैंने 12th पास आउट हुई। 99 में कैराना से लोकसभा का चुनाव हुआ, तो मेरे पिताजी ने मुझे चरथावल विधानसभा की जिम्मेदारी दी। तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए लोकसभा हम वो चुनाव जीते और अच्छे मार्जिन से हम चुनाव जीते। और उसके जीतने के बाद मैं लोगों के बीच में एक्टिव हो गया। लोगों के बीच में ना, जो मुझे 22 या 23 साल का ये मेरा सफ़र लोगों के बीच में रहते हुए हो गया। अगर ये कैराना लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इसमें कैराना ब्लॉक, कांदला ब्लॉक, शामली ब्लॉक, थाना भवन ब्लॉक और ऊन ब्लॉक, उन ब्लॉक में मैं अगर विधानसभा क्षेत्र बुढ़ाने से भी विधायक रहा तो कोई भी बंदा, कोई भी समाज का आदमी मेरे पास आया, ज़िला मुजफ्फरनगर और ज़िला शामली का, तो मैंने उसको ऐसे ही ट्रीट किया जैसे कि मैं अपने बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए काम करता था। और मैंने उन लोगों की सेवा ऐसे ही करी जैसे अपने इलाके के लोगों की सेवा करी। क्योंकि ये लोग, जब मैं 2012 में बुढ़ाना से विधायक बना, उससे पहले सन 99 में इस कैराना लोकसभा क्षेत्र के लोगों का जुड़ाव मुझसे जुड़ गया था। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आपने फिर मीरापुर से आपने चुनाव लड़ा और फिर वहाँ से चुनाव हार गए। इतना सब कुछ बढ़िया था तो चुनाव हार कैसे गए नवाजी जी? देखिए, मैं तो एक बहुत छोटा सा एक कार्य करता हूँ। बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं, बहुत बड़े बड़े नेता चुनाव हारे। चुनाव अगर आप लड़ेंगे तो हार भी है और जीत भी है, जीत भी है और हार भी है। तो इसमें एक लोगों का जो एक मंशा होती है, जो वोटर होता है, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता किसी को अर्श पे पहुंचा दे और किसी को फर्श पे पहुंचा दे। तो मैं पहले तो जब मैं ना पहला चुनाव लड़ा बुढ़ाने से, तो मेरी बहुत अच्छी जीत हुई, अच्छे मार्जिन से जीत हुई। पहले चुनाव में जीता, पहले चुनाव में मुझे विधानसभा जाने का मौका मिला, विधानसभा में बैठने का मौका मिला, विधानसभा को देखने का मौका मिला, विधानसभा में जानने का मौका मिला, विधानसभा में सभी पूरे उत्तर प्रदेश के अपने साथी विधायकों के साथ बात करने का मौका मिला। तो एक ये जनता जनार्दन है, जनता किसको उतार दे किसको चढ़ा दे, ये सब जनता का फैसला है और ऊपर वाले का फैसला है। लेकिन एक और भी तो चीज़ है, अगर देखें तो आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, जय चौधरी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन गठबंधन आजकल जो चल रहा है इंडिया, फिर इधर से अखिलेश जी अब नाराज हो गए हैं इंडिया से, वो कई आरोप लगा रहे हैं, वो भी आपके सहयोगी सदस्य हैं। ये तय हुआ है क्या अभी कि ये कैराना किसके खाते में जाएगा? समाजवादी यहाँ से चुनाव लड़ेगी या लोकदल यहाँ से चुनाव लड़ेगी, या फिर डंडा किसी और का, झंडा किसी और का, कैंडिडेट किसी और का, ये सब रहेगा? ये कुछ अभी बातचीत हो रही होगी। आप तो पार्टी में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं, आपके पिताजी भी काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, जो आपने सवाल किया रोहित जी, पार्टी के जो नेता हैं, गठबंधन बना है, पूरे हिंदुस्तान का गठबंधन बना है, इंडिया के नाम से गठबंधन बना है, अलग अलग स्टेट के सभी नेता उस गठबंधन में शामिल हैं। यहाँ मैं आपकी बात करूँ अगर कैराना पार्लियामेंट की, कैराने में यहाँ जो मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, तकरीबन 16 या 17 चुनाव लोकसभा के आज़ादी के बाद से हो गए।
अगर मैं काउंट करूं तो 10 बार मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के बने। मैं बात करूं अगर सन 57 की तो गयूर अली खान साहब बने। मैं बात करूं चंदन सिंह जी यहाँ मेंबर पार्लियामेंट बने। मैं बात करूं स्वर्गीय हमारी माता गायत्री देवी जी यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बनी, ये तीनों लोकदल के थे। अगर मैं बात करूं 1989 की तो हरपाल पंवार जी यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बने। अगर मैं बात करूं 91 की तो फिर हरपाल पंवार जी दोबारा रिपीट हुए। अगर मैं बात करूं 1999 की तो अमीर आलम जी यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट बने। अगर मैं बात करूं 2004 की तो यहाँ से अनुराधा चौधरी जी मेंबर पार्लियामेंट बनी। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो वर्चस्व रहा वो राष्ट्रीय लोकदल का रहा और राष्ट्रीय लोकदल के ही मेंबर पार्लियामेंट इस इलाके से चुनकर गए। और बहरहाल मैं भी राजनीति में हूँ, मैं भी क्षेत्रीय विधायक रहा हूँ। मैंने भी बहरहाल 40 साल से जो हमारे घर में राजनीति रही है और जो 99 के बाद से जो मैं राजनीति में एक्टिव हूँ, मैं कोई गांव हो कोई कस्बा हो, खासकर ज़िला मुजफ्फरनगर और शामली का सब जगह मैं सब लोगों को जानता हूँ, सब लोगों को बाय नेम बाय फेस जानता हूँ। तो बहरहाल राजनीति में हूँ, तो राजनीति में जब रहूँगा तो जाहिर सी बात है एक मंशा रहती है कि हमारी ये सीट राष्ट्रीय लोकदल को मिले और हमें चुनाव लड़ने का मौका मिले। एक चीज़ और है नवाजी जी, पिछले अगर 10 साल से देखें 2013 जब से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो यूपी की राजनीति ने बहुत बड़ा बदलाव हुआ, एक बहुत बड़ा मोड़ आया और लोगों के दिल में दिमाग में कई चीज़ें ऐसी घर कर गई जो हालांकि नहीं करनी चाहिए। एक हिंदू मुसलमान की राजनीति ने काफ़ी जोर पकड़ा है और आप मुसलमान भी हैं और जाटों के गांव में बैठे हैं। तो आपको कैसे लगता है ये जो कॉम्बिनेशन है, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति है, ये पार्टी को कैसे भरोसा दिला पाएंगे कि नवाजी सालम मुस्लिम होते हुए हिंदू वोटों को ले पाएंगे? या पार्टी में कोई बातचीत अभी तय हो चुकी है क्या कि टिकट विकेट के लिए कोई, या तो हो गई है तो फिर तो सवाल बनता ही नहीं है, या अगर नहीं हुई है तो पार्टी और लोगों को कैसे ये भरोसा नवाजी दिलाएंगे कि भैया ठीक है हम मुस्लिम हैं लेकिन आप लोगों के बीच से निकले हैं, आप लोगों के बीच के रहने वाले हैं? इस पे मैं थोड़ा सा देखिए, आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपने 2013 के बाद से एक सिनेरियो के बारे में बात करी, एक परिवर्तन के बारे में बात करी, आपने एक बात करी हिंदू और मुसलमान के कि एक राजनीति का एक प्लेटफॉर्म अलग हो गया। एक मैं आपसे एक छोटी सी एक देहाती मिसाल है। घर में खाना बनता है, जब खाना बनता है तो किसी के यहाँ दाल बनी, मसूर की दाल बनी, दोपहर के खाने में उनने मसूर की दाल खाई, रात को उनने मसूर की दाल खाई, फिर अगले दिन फिर दोपहर के खाने में मसूर की दाल खाई, तो वो 5 दिन में एक ही चीज़ को खाते खाते उब जाएगा। फिर 7वें दिन उसका भी मन ये कहेगा, घर में आके कहेगा कि भाई आज कुछ दूसरी उड़द की दाल बनाओ या कोई सब्ज़ी बनाओ। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2013 से लेकर अब तक 10 साल में एक ही बात, एक ही चैप्टर, एक ही इशू, एक ही बारे में बात। यहाँ 2013 की अगर के पहले की अगर मैं बात करूँ आपसे, हमारे यहाँ सन 85 में हम लोग चुनाव लड़े, सन 89 में चुनाव लड़े, सन 91 में लड़े, सन 93 में लड़े, सन 96 में लड़े, सन 99 में लड़े, सन 2004 में लड़े, सन 2012 में लड़े, 2017 में लड़े। मुझे इसमें कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है कि अगर जैसे आपने जिक्र किया कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ, बहरहाल पहले भी मैं मुसलमान था, मेरे बड़े भी मुसलमान रहे, वो भी चुनाव लड़े, और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना सहयोग हमें मुसलमान भाइयों का मिला उतना ही सहयोग अपने हिंदू भाइयों का भी मिला। सभी 36 बिरादरों का वोट मिला जब भी हम मेंबर पार्लियामेंट और विधानसभा में पहुँचते हैं। और अगर मैं विशेषकर एक बिरादरी की बात करूँ ना, तो एक बिरादरी पे कोई MP MLA बन सकता, ना कभी कोई बना। अच्छा, एक और चीज़ है, जब आप कैराना में आते हैं तो कैराना से विधायक हैं नाहिद हसन जो समाजवादी के हैं, और उनकी बहन है इकरा हसन। और पिछले कुछ सालों में देखें तो काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं। जब से ये विधानसभा चुनाव हुआ है, नाहिद हसन जेल में रहे, उसके बाद इकरा हसन ने मोर्चे को संभाला और चुनाव को जिताया, पार्टी में भी अपनी छवि को बेहतर बनाया और अपनी बात रखने में सक्षम हुई। अब वो भी इस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और गठबंधन से, हालांकि और भी कई नेता हैं जो गठबंधन के हैं, लेकिन एक जो प्रोएक्टिव नज़र आती हैं वो इकरा हसन नज़र आती हैं यहाँ पे। तो उस तालमेल को कैसे देखेंगे कि गठबंधन होगा तो वहाँ कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे उनकी माँ को टिकट दिया गया था
बाई इलेक्शन में तबस्सुम जी को लोकदल का सिंबल दिया गया था, समाजवादी की वो कैंडिडेट थी और चुनाव भी वो जीत गई थी। अगर उसी तर्ज पर रखा गया तो फिर नवाजिश जी कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ गठबंधन है। गठबंधन ये उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे इंडिया का है। और अलग अलग सूबों में अलग अलग नेताओं का वहाँ पर, जैसे बिहार हुआ आपका, उत्तराखंड हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, आपका वेस्ट बंगाल हुआ, आपका आसाम हुआ, आपका कर्नाटक हुआ, आपका पंजाब हुआ, आपका यूपी हुआ, तो जम्मू कश्मीर हुआ। सब में अलग अलग एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, अलग अलग वहाँ पर लोगों का वो रहेगा। रही बात यहाँ उत्तर प्रदेश में गठबंधन की, मैंने अभी आपसे पहले जिक्र किया कि राष्ट्रीय लोकदल के मेंबर पार्लियामेंट कौन कौन से सन में कौन कौन लोग बने, और राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे ही लोग यहाँ जीते। और रही बात, अभी आपने जिक्र किया इकरा हसन का। इकरा हसन हमारी छोटी बहन है, वो समाजवादी में है। हर आदमी को हक है टिकट मांगने का। बहरहाल मैं राष्ट्रीय लोकदल में हूँ और राष्ट्रीय लोकदल अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी से हम लोग अपना गुहार कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं। और अगर ये चीज़ जो बात होगी, समाजवादी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस, ये सारी बातें हमारे जो बड़े नेता हैं उनको तय करनी है और उन्हीं को इस बारे में आगे बात करनी है, आगे कहना है। और मांगने का हक सबको है, सबको मांगना चाहिए। बहरहाल उसमें ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता किसी को मांगने से। और सामने अगर देखें तो अभी के जो सांसद हैं वो प्रदीप चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और भी कई लोग लाइन में हैं जो टिकट मांग रहे हैं। और यहाँ से कुछ दूर चलते ही वीरेंद्र सिंह जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, पूर्व में मंत्री रहे, और उनके बेटे भी अब दावेदारी कर रहे हैं, मनीष चौहान। तो अगर आपको टिकट हो जाता है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, तो कैसा देखते हैं चुनाव कैसा होगा यहाँ पर, किस तरह से कैराना का चुनाव रहने? देखिए, इलेक्शन होता है और इलेक्शन में मैंने अभी आपसे पहले भी कहा था, हार भी होती है, जीत भी होती है, जीत भी होती है, हार भी होती है। अगर मैं किसी खेल के बारे में करूं और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है क्रिकेट का, तो टीम तो एक ही जीतेगी ना। उम्मीदवार तो 8 भी लड़ते हैं, 10 भी लड़ते हैं, 6 भी लड़ते हैं, हर सीट पे यही रहेगा। जनता जनार्दन है, जनता किसको मौका देगी, किसको सेवा करने का मौका देगी, किसको ये चाहेगी कि हमारा जनप्रतिनिधि बने, हमारे बीच में रहे, हमारे काम करे, हमारे बीच में पहले कौन रहा है, हमारे बीच में आगे कौन रहेगा, तो सारा विश्लेषण जनता करती है। और आने वाला जो ये इलेक्शन है 24 का, ये एक हिंदुस्तान का एक परिवर्तन होगा और उम्मीद करता हूँ कि उस परिवर्तन में जो हमारी इंडिया जो गठबंधन बना है, उस चीज़ को बहुत अच्छी तादाद में मैं कहूँगा कि सपोर्ट मिल रहा है हर सूबे से। और एक जो सिनेरियो जो आएगा, अब ये जो बदलेगा, जो एक जहन बदलेगा, ये अब विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, जो नवंबर में जिनकी वोटिंग है, दिसंबर में 3 दिसंबर को काउंटिंग है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, इससे भी बहुत कुछ हमारे हिंदुस्तान का एक भविष्य तय होगा। अगर कैराना में बात करें, इधर से इकरा और आप, नवाजिश, बेहतर कैंडिडेट आप किसको मानते हैं, खुद को या इकरा को? मैं तो अपना आप को ही कहूँगा, मैं क्यों नहीं, मैं अपना आप को कहूँगा, मैं बेहतर हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। बहरहाल आप जाइए मेरे बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में, बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में आज़ादी से लेकर आज तक मेरा दावा है कि जब जब विधानसभा के चुनाव हुए और बहुत से हमारे साथी वहाँ से एमएलए रहे हैं, जितना काम इलाके का विकास का बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में मैंने कराया, शायद उस इलाके में अब तक किसी ने नहीं कराया। काम कराया आपने, मैं गया था आपके विधानसभा क्षेत्र बुढ़ाना में, मुजफ्फरनगर लोकसभा के मैं कुछ गांव कर रहा था, तो उसमें बुढ़ाना के कुछ गांव थे और वो त्यागियों के गांव थे। तो उन्होंने मुझे कई बातें आपके बारे में बताई। कोई गांव था एक, उसमें उन बताया कुछ 20 लाख रुपए का आपने उनको काम दिया, एक गांव में 40 लाख रुपए का काम दिया, कई चीज़ें थी। तो कैराना के लिए आप कैसे सोच रहे हैं? मान लेते हैं एक पल के लिए आप सांसद बन जाते हैं, खुशी हो रही होगी, तो कैराना के लिए क्या सोचा है कि भैया हम सांसद बनेंगे तो ये चीज़ें हैं मैं कैराना लोकसभा में प्रमुखता से करना चाहता हूँ, जिससे लोग अट्रैक्ट हों और एक्साइटेड हों आपको वोट देने के लिए? देखिए, मैं पहले तो आपसे बात करता हूँ बुढ़ाने की, फिर कैराने की भी करूँगा। बुढ़ाना विधानसभा में अगर हम मंसूरपुर साइड से आते हैं तो पहला गांव पुरबालियान पड़ता है। पुरबालियान में मैंने 5 करोड़ रुपए का इंटर कॉलेज बनवाया, राजकीय इंटर कॉलेज।
मैंने 4 करोड़ रुपए की पानी की टंकी बनवाई और मैंने उसमें लोहिया में वो गांव रखवाया। 5 करोड़ रुपए का काम लोहिया का, जिसमें बिजली के तार, खंबे, ट्रांसफार्मर, वो सब मैंने चाहे। तो एक गांव में 20 करोड़ रुपए का काम मैंने कराया। अगर पुरबालियान के बाद जीवना, मोरकुक्का, आपका दिनकरपुर, डबल, खुब्बापुर, कितास, इंचौड़ा, आपका सोंजनी, मुबारकपुर और ये आपका पूरा, आपका अलियारपुर, हजूर नगर और रसूलपुर, ये पूरा बेल्ट जो है ये पुरबालियान से शुरू होती है और शाहपुर तक जाती है, और धनायन। इन गाँवों को मैंने सारों को सैचुरेट कराया और जनेश्वर मिश्र और राम मनोहर लोहिया की योजना में मैंने उसमें काम कराया। फिर शाहपुर कस्बे से हम आगे बढ़ते हैं। पलड़ी, बसी, आदमपुर, शिकारपुर, भोराकला, भोराखुर्द, मुंडभर, आपका गढ़ी नवाबाद, सिसोली, काकड़ा, गढ़ी बहादुरपुर और फिर उमरपुर, फिर उमरपुर के सामने सोरम, कसेरवा, फिर शाहजुड्डी, फिर आपका उससे आगे हम बढ़ें तो वैली, माजरा, कल्याणपुर, टोडा, फिर उससे आगे बढ़ें तो क्या नाम आपका मंदवाड़ा, हबीबपुर, फिर उससे आगे बढ़ें तो हमारा लोई, आपका खेड़ा मस्तान, कुरावा, करौदा महाजन, आपका सागड़ी, आपका क्या नाम सरनावली, डूंगर, बिटावदा, फिर उससे आगे बढ़ें हमारे जो ठाकुर समाज के गांव हैं, दुर्गनपुर, हरियाकेड़ा, कुरथल, कुरालसी, नगवा, अटाली, इन सारे गांवों को मैंने सैचुरेट कराया। और ये पूरा एक रिकॉर्ड है 2012 से 17 का, आप उठा के देख लें, विकास भवन में सारा आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। 1500 करोड़ का काम मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक टेन्योर में एक विधायक ने बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में कराया। और अगर मैं बात करूं कैराना लोकसभा क्षेत्र की, कैराना लोकसभा क्षेत्र से मेरे पिताजी अमीर आलम जी यहाँ 1999 में एमपी हो गए थे और उनके काम में हाथ बटाने का काम मैंने शुरू कर दिया था। और अगर मैं आपसे ये बात करूं कि गांव पुरमाफी, नौनागली, चौंदाहेड़ी, आपका राजड़, मादलपुर, भैंसवाल, सिलावर, गौरनी, आपका अगर हम उधर बढ़ें ऊन, खोड़समा, टोडा, आपका ऊपर जाएं हम बड़ी, चौसाना, बल्ला मजरा, बसी चुंगियारी, केरटू, ओधरी, फतेहपुर, रोटन, अब्दाल नगर, आपका चौतरा, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें हमने अपने सांसद निधि के बोर्ड आपको लगे हुए ना मिल जाएं। तो ये इलाका एक ऐसा इलाका है, इन गांवों में जो मैं आपको नाम ले रहा हूँ, इन गांवों में मैंने 23-24 साल में 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 बार इन गांवों में मेरा जाना हो चुका। और आपने कैराना लोकसभा के क्षेत्र की बात कर रहे तो विकास तो हमने पहले किया है और मौका देंगे। कुदरत वाला ने अगर मौका दिया, काम करने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला, तो जैसे बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में काम किया ऐसे ही कैराना लोकसभा क्षेत्र में काम करके दिखाऊंगा। चलिए, काम तो किए हैं। ये गांव जो आपने याद किए, कौन सा मास्टर रखा था आपने याद करने के लिए? ऐसे मैं बहुत कम नेताओं को देखता हूँ। मैं आता हूँ, आप तक आता हूँ। तो मैं बहुत नेताओं से मिला हूँ। ऐसे बहुत कम नेता हैं जिन अपने काम भी याद नहीं रहते जो उन्होंने कराए हैं। आपको तो एक एक गांव तक कैसे रट्टा मार के ये तो आपने बात करी बुढ़ाने की, ये बात करी आपने कैराने की। कैराने के गांव बताए मैंने, बुढ़ाने के बताए। मैं आपको ऐसे ही गांव चरथावल के गिनवा दूंगा सारे के सारे। मैं मीरापुर के गिनवा दूंगा आपको ऐसे ही। मैं मुजफ्फरनगर के गिनवा दूंगा आपको ये सारे गाँव। ये काम किए हुए हैं, ऐसे नहीं याद होते। हाफजा ऐसे नहीं होता। जब आप जाएंगे, मिलेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, बात करेंगे, उनके काम सुनेंगे, उनके काम करेंगे, जब भी याद होते हैं। इसमें अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको किताब देता हूँ रोहित जी, आप पे किताब पे सारे मैं गांव के नाम लिख के देता हूँ, आप मुझे 10 दिन में याद करके दिखा दो, नहीं याद कर सकते। ये आने जाने से बहुत लंबा टाइम होता है इसका। 24 साल हो गए इस काम में लगे हुए। जब आदमी जिस फील्ड में रहता है, जिसमें काम करता है, जिसमें भागा दौड़ी करता है, तो कम से कम उसे गांव के नाम तो याद रहने ही चाहिए और गांव के लोगों के, कम से कम मोअज़्ज़िज़ लोगों के तो नाम याद रहने ही चाहिए। मैं दावा करता हूं कि एक गांव में अगर एक कोई प्रधान बनता है तो प्रधान सारे गांव के लोगों के नाम नहीं जान सकता। तो एक विधायक और एक मेंबर पार्लियामेंट कैसे जान लेगा? लेकिन कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ जिम्मेदार लोगों के नाम जाने, उनके घर जाने, गांव में उनका मकान कहाँ है वो जाने, गांव का रास्ता कहाँ को है वो जाने, तो अच्छा लगता है आदमी को। अब बहरहाल विधायक बन गए, एमपी बन गए, एमएलए बन गए, गांव के रास्ते नहीं पता, गांव के लोगों के नाम नहीं पता, तो उस एमपी एमएलए का मैं तो नहीं समझता कि वो
बहरहाल कुछ विकास के काम भी कर लेगा। विकास के काम तो जब भी होंगे जब वो सारी धरातल की स्थिति के बारे में उसे मालूम होगा। एक आखिरी सवाल और इसके बाद ख़त्म करते हैं। अगर बात करें तो मैं कई बार जब सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो एक और स्थिति मुझे कैराना लोकसभा में नज़र आती है कि मुस्लिम गुजर और उसके बाद जो नॉन गुजर मुस्लिम हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भैया ज़्यादा तादाद में हैं और इसलिए अब टिकट इधर हो जाना चाहिए इकरा हसन को, और इनको जाट भी वोट देने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस सिनेरियो को कैसे आप देख रहे हैं? हिंदू मुसलमान अलग चीज़ है, लेकिन मुसलमानों में भी दो चीज़ें कहीं ना कहीं ये नज़र आती हैं। सोशल मीडिया पर ये इस तरह की तमाम बातें हैं जो परवान चढ़ती नज़र आती है कई बार, तो इसमें कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने भी पहले भी आपसे भी एक बात कही, यहाँ बात ये नहीं है कि सारा भी मुसलमान नवाज़िश आलम को मिल जाएगा वो जीत जाएगा, या पहले जो मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर बने हैं उन्हें इकले मुसलमान ने चुनाव जिता दिया। नहीं, ये कहना बड़ी बेवकूफ़ी होगी, और ना ऐसा कभी हुआ। देखिए, जब तक 36 बिरादरियों का संगम ना हो, कम या ज़्यादा तो रह सकती हैं, लेकिन जब वोट 36 बिरादरी के मिलेंगे जब भी आप वहाँ उस मुकाम पर पहुँचेंगे। और यहाँ इस पार्लियामेंट क्षेत्र में 16.5 लाख वोट हैं, 6.5 लाख के करीब मुस्लिम वोट है, और बाकी यहाँ पर हमारे जो 16.5 में निकाला 10 लाख वोट हमारे हिंदू भाइयों का है। तो जब तक 10 लाख वोट में से 30 या 40% वोट नहीं आएगा कैंडिडेट पे, मैं नहीं समझता कि वो जीत पाएगा। और पहले आप इतिहास उठा के देख लें, पहले लोकसभा क्षेत्र का रिजल्ट उठा के देख लें। लोकसभा क्षेत्र में जब मुसलमान के साथ साथ हमारे हिंदू भाइयों का वोट मिला, वही मुसलमान कैंडिडेट कामयाब हुआ, वरना उसके बगैर हिंदू भाइयों के आप कामयाब हो ही नहीं सकते। चलिए, ये नवाजिश जी हैं और कैराना लोकसभा से चुनाव ये लड़ना चाहते हैं, और भी बहुत सारे दावेदार हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टी किसका नाम तय करेगी, हालांकि अभी तय होता है कि ये गठबंधन चुनाव तक जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव अभी इंडिया गठबंधन से नाराज़ हैं। मध्य प्रदेश में उनके साथ जो हुआ, वो टिकट चाहते थे कुछ, वो उनको नहीं वहाँ पर दिए गए, तो अब वो आरोप लगा रहे हैं। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने तो इतना तक कह दिया है कि जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाया वो कांग्रेस का क्या सम्मान करेगा। तो कहीं ना कहीं ये तनातनी जो है वो दिख रही है। गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, किसके साथ रहेगा, ये समय बताएगा। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं, आप अभी क्या भी बता सकते हैं। जाइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। ये इंटरव्यू कैसा लगा, कोई सवाल बचा है तो वो आप छोड़ सकते हैं। अगली बार जब हमें टाइम मिलेगा या नवाजिश जी को टाइम मिलेगा इंटरव्यू का, तो हम वो सवाल इनसे ले लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।